हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे शॉक के बारे में। कितनी तरह का शॉक होता है, उसमें साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट में, और अलग अलग शॉक के लिए हम ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शॉक इज डिफाइंड एज डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ मिनिमल मेटाबॉलिक डिमांड। इसका मतलब है हमारी बॉडी की जितनी मेटाबॉलिक डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। हार्ट जो है वो इनफ ब्लड पुश नहीं कर पा रहा है बॉडी के लिए, जिसकी वजह से डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन है। हमारी बॉडी के टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, जिस वजह से पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ शॉक। फर्स्ट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक, हाइपो मतलब कम हो रहा है बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, जो बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया में जाएगा पेशेंट। हाइपोवोलेमिया में जाने की वजह से जो बॉडी है, बॉडी के टिश्यूज हैं, उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक बोलेंगे। दो तरह से फ्लूइड लॉस हो सकता है, एक्सटर्नल लॉस एंड इंटरनल लॉस। एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस होगा अगर हैमरेज है, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, डायरिया है, पेशेंट को बार बार स्टूल पास कर रहा है, या फिर वॉमिटिंग है। इसके अलावा इंटरनल लॉस हो सकता है अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है, या फिर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज है। सेकेंड टाइप इज कार्डियोजेनिक शॉक. It occurs due to inability of heart muscles to pump the enough blood which is required for minimum metabolic demand. हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना है, तो हार्ट की मसल्स जो हैं वो इनफ ब्लड हमारी बॉडी के लिए पंप नहीं कर पा रही है, जिस वजह से पेशेंट शॉक में जाएगा। कोई भी हार्ट की कंडीशन है, उसकी लास्ट कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोजेनिक शॉक। जैसे कि अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, हार्ट अटैक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है जिसमें हार्ट ब्लड पुश नहीं कर पा रहा है, कार्डियोमायोपैथीज है, उन कंडीशंस में पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर, इंक्रीजेज इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम। हार्ट में जो हमारा राइट एट्रियम है उसमें प्रेशर कितना है, वो है हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर। इसको हम मेजर करते हैं स्वान गैंस कैथेटर से, और इसको सबक्लेवियन वेन या जुगुलर वेन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रहेगा 3 to 8 mm ऑफ Hg। सेंट्रल वीनस प्रेशर से हमें पता चलेगा कि हार्ट जो है वो कितना, उसकी पंपिंग एबिलिटी है, कितना ब्लड वो पुश कर रहा है। इसके अलावा वेस्कुलर रेजिस्टेंस कितनी है, वेसल्स ब्लड के लिए कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। सीवीपी में वेरिएशन कब देखने को मिलेगी? इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कब देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में है और हाइपरवोलेमिया है, वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम उसमें ज्यादा है। डिक्रीज कब देखने को मिलेगा? अगर डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, हाइपोवोलेमिया है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है। अगर पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है तो उस केस में सीबीपी इंक्रीज्ड होगा, और अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उस केस में डिक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा। थर्ड टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज सेप्टिक शॉक। सेप्टिक का मतलब है इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है जिसकी वजह से पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा रहा है। अकर्स ड्यू टू सेप्सिस और इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय पायरेक्सिया। क्या होगा इस केस में? पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो फीवर ज्यादा आएगा, सेप्टिक शॉक में फीवर होगा पेशेंट को। सेकेंड टाइप इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट। डायस्टोल का मतलब है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड पुश कर रहा है हमारी बॉडी को, तो उस टाइम पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, हार्ट के सराउंडिंग में जो खाली जगह है वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक कैविटी है जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अगर ये फ्लूइड बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, एब्नॉर्मल अकोमोलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसकी वजह से हार्ट एफिशिएंटली ना तो डायलेट हो पाएगा ना तो रिलैक्स कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड जो है पुश नहीं कर पा रहा है और पेशेंट शॉक में जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में जा रहा है। थर्ड टाइप इज न्यूरोजेनिक शॉक। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है उसको हम न्यूरोजेनिक शॉक बोलेंगे। इस केस में ब्रेडिकार्डिया होगा, पेशेंट का हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगा। कूल स्किन इज नॉट द फीचर ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें कूल स्किन आपको नहीं देखने को मिलेगी, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा। ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट
बीट जो होगी पेशेंट की वो लेस देन नॉर्मल होगी, लेस देन 60 होगी। एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफ्लेक्सिस का मतलब है एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है उसे हम एनाफिलेक्टिक शॉक बोलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स आपको इन पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे? कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में टैकीकार्डिया होगा, पैल्पिटेशंस होगी, उसका हार्ट उसे ऐसे लगेगा कि बहुत जोर से पंप कर रहा है। हाइपोटेंशन होगी क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रही है, वेसल्स डायलेट करेंगी, उस वजह से पेशेंट का बीपी डिक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, टैकीपीनिया होगा, जल्दी जल्दी पेशेंट ब्रीथ करेगा, डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, साइनोसिस होगी क्योंकि बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो पेशेंट ब्लूइश कलर का हो सकता है, उसमें ब्लूइश कलर अपीयर हो सकता है। कफिंग होगी, कफ करने की कोशिश करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआई ट्रैक की तरफ, जीआई जितने भी ऑर्गन हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी ऑर्गन हैं, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पेशेंट में एनोरेक्सिया होगा, भूख कम लगेगी, नोजिया वोमिटिंग होगी एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है जीआई सिस्टम की तरफ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। रीनल सिस्टम की बात करें तो किडनी की तरफ भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब किडनी में अगर कम ब्लड आ रहा है तो कम ब्लड फिल्टर करेगी, जिसकी वजह से यूरिन भी कम बनेगा, जिसे हम बोलेंगे ओलिगोयूरिया, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो पेशेंट को थकान महसूस होगी, बहुत ज्यादा सीवियर फटीग होगी क्योंकि उसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं है तो स्किन उसकी ड्राई होगी और कूल होगी। नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर करेगा, चक्कर आ सकते हैं उसको, एंजाइटी होगी, पेशेंट को फियर होगा। डायग्नोस्टिक मेजर्स में हम हार्ट रेट देखेंगे, टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा था, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हमें इसमें देखने को मिलेगी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा क्योंकि वेजोडाइलेशन हो रही थी, बीपी कम हो रहा था, नॉर्मल बीपी रहता है 120 to 80 mm ऑफ Hg, इस केस में सिस्टोलिक बीपी हमें लेस देन 180 देखने को मिलेगा। शॉक इंडेक्स मोर देन 1 होगा। शॉक इंडेक्स क्या है? हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नॉर्मली रहता है 0.7 to 0.9 के बीच में, लेकिन इस केस में हार्ट रेट इंक्रीज है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज है, तो पेशेंट में मोर देन 1 हमें देखने को मिलेगा। टेम्परेचर, पेशेंट कूल होगा, उसकी स्किन ठंडी होगी क्योंकि उसकी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट कम हो रहा था क्योंकि किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी। नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1 घंटे में रहता है 30 ml, लेकिन अब हमें इन पेशेंट में ओलिगोयूरिया देखने को मिल रहा है, मतलब लेस देन 30 ml यूरिन आउटपुट होगा पेशेंट में। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है और वेट मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट शॉक में जा रहा है, या तो अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उस केस में उसका वेट कम होगा और उसकी इनटेक कम होगी, आउटपुट ज्यादा होगा। लेकिन अगर कार्डियोजेनिक शॉक में है पेशेंट तो उस केस में उसका वेट इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा कंजस्टिव हार्ट फेलियर कार्डियोजेनिक शॉक में जाएगा पेशेंट, उतना ज्यादा उसका वेट गेन होगा क्योंकि उसका ब्लड जो है वो एक ही जगह उसकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, हार्ट में इकट्ठा हो रहा है और होल बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। मैनेजमेंट, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो उसमें हम पेशेंट में आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे। अगर कार्डियोजेनिक शॉक है जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि डोब्यूटामिन एंड डोपामिन। सेप्टिक शॉक है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, जिस केस में हार्ट के सराउंडिंग में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा था, उस केस में हम उस फ्लूइड को रिमूव कर देंगे और उस प्रोसीजर का नाम है पेरिकार्डियोसेंटेसिस। नेक्स्ट इज न्यूरोजेनिक शॉक, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा था। इस केस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो पेशेंट को रेस्ट देनी है, फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, हमने उसकी नेक मूव नहीं करनी है, स्पाइनल कॉर्ड मूव नहीं करनी है, बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन करके रखनी है। अगर हमने पेशेंट की नेक को मूव किया तो पेशेंट में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ज्यादा हो सकती है, सीवियर हो सकती है। सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करनी है ताकि मूवमेंट ऑफ नेक रिस्ट्रिक्टेड हो। एनाफ्लेक्टिक शॉक है, जिसमें पेशेंट एलर्जिक रिएक्शन की वजह से शॉक में जा रहा है, इस केस में हम एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड्स देंगे। हॉट एप्लीकेशन एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है शॉक के केस में। पेशेंट ठंडा हो रहा है लेकिन हम उसको
हॉट एप्लीकेशन नहीं देंगे। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे हम पेशेंट का प्रोग्नोसिस देखने के लिए, मतलब पेशेंट ठीक हो रहा है, बेटर हो रहा है, रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे। अगर यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मतलब पेशेंट रिकवर कर रहा है। इसके अलावा इमरजेंसी की कंडीशन में अगर पेशेंट शॉक में है, अगर हेमरेजिक शॉक है, उस केस में हमने ब्लीडिंग स्टॉप करने की कोशिश करनी है। डायरेक्टली पेशेंट के साइड पे प्रेशर अप्लाई करना है, गॉज ड्रेसिंग करनी है, बैंडेज करनी है, उसकी हेल्प से ब्लीडिंग हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग्स को एलिवेट करके रखेंगे ताकि ब्लड हर्ट की तरफ ज्यादा सर्कुलेट हो। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में पेशेंट अगर शॉक का पेशेंट है, शॉक में जा रहा है पेशेंट, हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले हमने पेशेंट का एयरवे पेटेंट रखना है। मेंटेन पेटेंट एयरवे। एयरवे हम कैसे पेटेंट रखेंगे ये हमने फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन और सीपीआर में डिस्कस किया है डिटेल में। इसके अलावा फर्दर ब्लीडिंग लॉस ना हो, डायरेक्ट प्रेशर पेशेंट की साइड पे अप्लाई करना है, लेग्स को एलिवेट करना है, उस साइड को भी एलिवेट करना है जहां से पेशेंट ब्लीड कर रहा है। लोअर एक्सट्रीमिटीज एलिवेट करके रखनी होती है, हमने 22 सेंटीमीटर्स अप रखनी है। लेकिन अगर स्पाइनल चॉक है, स्पाइनल इंजरी है, नेक इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, एब्डोमिनल इंजरीज है, उस केस में हमने लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी लेग को एलिवेट नहीं करना है। पेशेंट को वार्म रखना है लेकिन ओवरहीट नहीं करना है और हॉट एप्लीकेशन नहीं देनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक शॉक। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।